नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आज हम लाए हैं आपके लिए 2 घंटे का स्पेशल एडिशन। पहले 1 घंटे में बात होगी सार्क सैटेलाइट की। जी हां, टेररिज्म दुनिया को देने वाला पाकिस्तान टेक्नोलॉजी से आखिर डर क्यों गया। अब से ठीक कुछ मिनट के बाद भारत की तरफ से पूरी दुनिया को यह तोहफा होगा। जी हां, जिसे कहा गया था पहले सार्क सैटेलाइट। और सार्क सैटेलाइट, जिसका साउथ एशिया सैटेलाइट का नाम है GSAT-9, वो हिंदुस्तान को आसमान में भी सर्वशक्तिमान बनाने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। सर्वशक्तिमान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मिशन में सार्क देशों के 6 साथी, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका भारत के साथ हैं। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से। जो सैटेलाइट लॉन्च होना है उसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान सार्क कंट्री होकर भी इस सैटेलाइट प्रोग्राम से अलग है, इस तर्क के साथ कि पाकिस्तान का अपना अलग सैटेलाइट प्रोग्राम है। पाकिस्तान का इस सैटेलाइट प्रोग्राम से हटना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या पाकिस्तान को सिर्फ टेरर का रास्ता पसंद है? क्या साउथ एशिया सैटेलाइट से जो फायदा और सार्क देशों को मिलेगा वो पाकिस्तान अपने देश की जनता के लिए नहीं चाहता? और पाकिस्तान से थोड़ा हटकर चीन की तरफ चलिए तो वहां का सरकारी मीडिया कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्पेस रिलेशन मजबूत करने की योजना में चीन को बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। तो क्या चीन को इस बात का डर है कि जो चक्रव्यूह वो साउथ एशिया में बना रहा था वो अब टूटने वाला है? क्योंकि चीन 2007 से स्पेस डिप्लोमेसी के जरिए दूसरे देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। उसने वेनेजुएला, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों के लिए सैटेलाइट बनाए और लॉन्च किए हैं। और जब भारत ने अब वही फार्मूला सार्क देशों के लिए अपनाया है तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर यह साजिश कर रहा है कि सार्क देश एक साथ ना हो पाए। ये देख सकते हैं आप खूबसूरत तस्वीर, ये साउथ एशिया सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तस्वीर है। अपने आप में अद्भुत तस्वीर है और याद रखे जाने लायक, सहेज कर रखे जाने लायक ये तस्वीर है। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की ये तस्वीर है। ये जियो स्टेशनरी संचार उपग्रह है जिसे इसरो ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट पर 450 करोड़ रुपए का खर्चा आया। साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-9 का मिशन कुल मिलाकर अगले 12 साल का मिशन है। और जैसा हमने आपको पहले बताया, पाकिस्तान को छोड़कर सार्क के बाकी सभी सहयोगी देश इसमें शामिल हैं। और इस लॉन्चिंग के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के इस्तेमाल से 25% तक ईंधन की यानी कि फ्यूल की बचत होगी। साउथ एशियाई देशों की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को फायदा होगा और सैटेलाइट के जरिए पड़ोसी देशों से कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, दूर आसमान तक ये धुएं की लकीर जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये उस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए जो रॉकेट उसे लेकर निकला है उससे निकल रहे धुएं की तस्वीर है। और श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में, सतीश धवन स्पेस सेंटर में इस वक्त जो वैज्ञानिक मौजूद हैं, निश्चित तौर पर सभी तालियां बजाकर इस घड़ी का स्वागत कर रहे होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस घड़ी को सीधे देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट इसका देख रहे हैं। लेकिन इस सैटेलाइट लॉन्चिंग के सिर्फ वैज्ञानिक मायने नहीं है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं, इसके राजनयिक मायने भी हैं, यानी कि डिप्लोमेटिकल इसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं, मैथमेटिक्स है। और उसी पर आज हम बात भी करेंगे। 2 घंटे लगातार आज ताल ठोके का स्पेशल एडिशन होगा। आपको बता दें, CB देवगन साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं स्पेस फाउंडेशन, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर हैं, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफोटोग्राफी में 25 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है। अक्सर आप उनको टेलीविजन चैनल्स पर भी देखते रहते हैं, उनके कॉलम्स भी पत्र पत्रिकाओं में विभिन्न पढ़ते रहते हैं। स्वागत है आपका CB देवगन साहब आज जी न्यूज पर। अचल मल्होत्रा हमारे साथ आ गए हैं, वो पूर्व राजनयिक हैं, 2012 में इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए, आर्मीनिया, जॉर्जिया में भारत के राजदूत रहे, फिलहाल विदेश नीति पर यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं और कंसल्टेंट भी हैं। BK त्यागी हमारे साथ हैं, वो साइंटिस्ट हैं, विज्ञान प्रसार में साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम से भी वो जुड़े रहे हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमृत कपूर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, रक्षा से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं। और वेल अवध हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि साउथ एशिया के देशों से जुड़े मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वॉर रिपोर्टर के तौर पर कश्मीर, अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया में
वो लंबी कवरेज का अनुभव भी रखते हैं। वेलवत, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछता हूं। पाकिस्तान ने कहा हमारा अपना अलग स्पेस मिशन है, सैटेलाइट प्रोग्राम है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, बाकी सार्क देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या यह नहीं समझा जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी आवाम को उन फायदों से महरूम रखना चाहता है जो फायदे बाकी सार्क देशों को मिलेंगे? ऐसा है, मेरे को ये लग रहा है पाकिस्तान की उनकी जो इंडिया पाकिस्तान आजकल बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अगर खुद चाहते हैं इंडिया के ऊपर हो रहा, मतलब क्लोजर रिलेशन विद इंडिया, ये सबसे बड़ा मामला है इसी सैटेलाइट में, क्योंकि इसी सैटेलाइट में एजुकेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ है, हेल्थ एजुकेशन, लिटरेसी भी है, मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके पास आ जाएंगी। अगर सारी सार्क रीजन में 7 कंट्रीज, 7 कंट्री तो बेनिफिट हो रहा है, पाकिस्तान वाई कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर उनकी कुछ और अलग प्रोग्राम है तो ये उनका मर्जी है, तो इनकी इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। लेकिन मेरा मतलब ये है, अगर ये जब तक एजुकेशन और ये सार्क चैप्टर में जो उनकी एलिमिनेशन ऑफ ऑल दी पॉवर्टी, लिटरेसी एंड हेल्थ केयर, ये सारे मतलब ये कॉमन कोज है, तो कॉमन कॉज के लिए उसके अलावा आप आपके प्रोग्राम लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अभी तक बिल्डअप नहीं हो रहा है बिटवीन द टू नेशन, तो इसलिए उन्होंने नफरत हो गया था मेरे ख्याल से, ऐसी मेरा हिसाब से। लेकिन सर, ये तो कहीं आपस में 2 देशों के बीच की बात नहीं थी। सार्क में आपके संबंध और इंडिविजुअली आपके संबंध 2 अलग अलग चीजें हैं। क्या आपको नहीं लगता मल्होत्रा साहब कि पाकिस्तान इस तरह की चीजों से अपने आप को अलग करके उस चीज को बढ़ावा दे रहा है जो पूरी दुनिया उसके बारे में सोचती है कि हम टेररिज्म तो एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हाथ नहीं लगाना चाहते आपके साथ? देखिए, ऐसा है कि ये जो पाकिस्तान की अप्रोच है इसकी तरफ, वो तो जो आजकल के हालात है, जो पाकिस्तान में जो लॉबीज हैं, वो भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं करना चाहती। हमने ये जो प्रपोजल दिया था तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सार्क दिया था, इसका नाम सार्क सैटेलाइट रखा जाना था। उस समय 2014 में जब ये प्रपोजल दिया था तो कुछ आसार ऐसे लग रहे थे कि शायद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कुछ सुधार आ जाए। शुरू में पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे पाकिस्तान में लॉबीज ये हावी होती चली गई कि भारत से संबंध सुधार नहीं करने हैं, तो पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य रह गया था, वो ये था कि इस प्रोजेक्ट को किसी तरीके से सेबोटेज किया जाए। तो वो नए नए प्रपोजल लेके आता रहा। सबसे पहले उसने कहा कि मुझे इसमें पार्टनर बना लिया जाए, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। जब वो हमने मना कर दिया कि नहीं, ये एक्सक्लूसिवली इंडिया का गिफ्ट है फॉर द सार्क नेशन, रीजनल कोऑपरेशन का एक हिस्सा है, तो फिर उसने कहा कि नहीं, अच्छा इसको सार्क के कंट्रोल में डाल दिया जाए। तो हमने कहा वो टेक्निकली फीसिबल नहीं है, वो तो इसरो ही कंट्रोल करेगा उसको। तो फिर उसने नेशनल सिक्योरिटी का बोगी खड़ी कर दी। तो कुल मिला के वो उसने डिले तो जरूर कर लिया, लेकिन जब देखा उसने कि बाकी सारी सार्क कंट्रीज इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गई हैं, वो अकेला थकेला पड़ गया, आइसोलेट हो गया, तो उसने इसमें से पुल आउट कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि भारत की जो इसमें सुप्रीमेसी है उसको किसी ना किसी तरीके से या तो वो तोड़ सके, जो वो तोड़ नहीं पाया, तो जब तोड़ नहीं पाया तो वो इसका साथी नहीं बनना चाहता सब। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि इस समय हमारे 2 देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक, जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, बहुत ज्यादा है। और जब तक स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट डेफिसिट बना रहेगा तो कोई किसी भी मीनिंगफुल कोऑपरेशन के होने का स्कोप नहीं है। एक दूसरी बात में लगे हाथ ये कह देना चाहता हूं कि भारत की पॉलिसी, जो मोदी जी ने स्पीच दी थी 2014 नवंबर सार्क समिट में, उन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात करी थी कि एक वक्त आ गया कि जो साउथ एशिया को इंटीग्रेट किया जाए, और ये होके रहेगा। अब इसमें चाहे सब लोग साथ मिलके चले, विद इन द सार्क फॉर्मेट किया जाए उसको, या फिर हम कुछ लोग मिलके चले और उसको सब रीजनल कोऑपरेशन में किया जाए। तो जब पाकिस्तान की कोशिश हर अच्छे प्रपोजल जो इंडिया ने दिया है उसको सेबोटेज करने की रही है। अब वो भारत ने कहा था कि एक सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होना चाहिए, वहां पे भी उसने अड़ंगे लगाए। तो भारत ने क्या किया, उसने बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल करके एक मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट 2015 में साइन कर लिया। इसी तरह बिम्स्टेक जो है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो भी एक किस्म का मैसेज है कि हम चाहते हैं साउथ एशिया इंटीग्रेट हो, सार्क मजबूत हो, लेकिन अगर कोई उसमें अड़ंगा लगाएगा तो उसको सेबोटेज करेगा, या वी कांट, ये सार्क की जो प्रोग्रेस है वो हॉस्टेज नहीं की जा सकती 1 या 2 कंट्रीज को छोड़ के।
और पाकिस्तान जैसा हम जानते हैं चाइना का पिट्ठू है, तो चाइना भी नहीं चाहता किसी भी तरह से जो हमारी लीडरशिप है। देखिए ना, अब आपने एक सैटेलाइट दिया, 7 कंट्रीज आपकी डेवलपमेंट कोऑपरेशन का हिस्सा बनी। इन ए वे दे आर ओब्लाइज टू यू, आपने उनको अपना आपका जो फुटप्रिंट्स है उन कंट्रीज में बढ़े, तो ये चाइना को हजम नहीं है। चाइना और ये जो पाकिस्तान का जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्पेस प्रोग्राम है वो सब चाइना के दम पे है। ना तो एक सैटेलाइट वो खुद फैब्रिकेट कर सकते हैं, ना उसको वो लॉन्च कर सकते हैं। 5 सैटेलाइट चाइना ने बना के चाइना ने उनके बिहाफ पे लॉन्च कर रखे हैं। तो चाइना का जो स्पेस डिप्लोमेसी है वो हमारी डिप्लोमेसी से बहुत हट अलग है। मैं एक चीज बीके त्यागी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आप जुड़े रहे हैं इस सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम से, इससे फायदा क्या क्या होगा सार्क कंट्रीज को जिसको पाकिस्तान मिस करे? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा था कि ज्योग्राफिकली ये जो सार्क कंट्रीज़ हैं इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, और पूरा एशिया का ये वो रीज़न है जो नेचुरल डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, जिसमें अर्थक्वेक जो है एक मेजर नेचुरल डिज़ास्टर है। और जब भी जैसे नेपाल का हमारे पास एग्जांपल था तो वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं था, तो जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो रिलीफ था, उसको पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा, उसको सबको कोऑर्डिनेट करने में, क्योंकि कोई इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं था। तो ये जो सैटेलाइट है सबसे पहला कि चाहे डिज़ास्टर हो उससे पहले भी हम किस तरीके से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें हम करेगा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, लैंड है, इनको मैनेज करने में, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली जैसे मैंने कहा कि एक ही जैसा है। और बात ये है कि पूरा साउथ एशिया का अगर हम इसको एक कॉमन फ्यूचर के रूप में देखें तो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में सबसे बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो या कोई और टेक्नोलॉजी हो। क्योंकि इकोनॉमिक जो इंजन है किसी भी कहें कि जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और ये जो स्पेस प्रोग्राम है ये कहें कि एक नई डायमेंशन उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जोड़ता है। इसमें जो इकोनॉमिक के साथ साथ उसका एक सोशल फैक्टर भी है, क्योंकि इसमें टेलीमेडिसिन भी है, एजुकेशन भी है, वो कम्युनिकेशन भी है, और इसमें जो ट्रांसपोंडर है हर एक कंट्री का एक अलग होगा, और उसका जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे सभी पड़ोसियों की, क्योंकि कोई भी बात होती है उसमें ऐसा नहीं है कि अगर एक दिक्कत एक कंट्री में आती है तो दूसरा जो पड़ोसी है उससे अछूता रहेगा। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग हमें कॉमनली करनी पड़ेगी, और उसमें ये जो सैटेलाइट आज वाला है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, यूनिफाइंग फैक्टर का जो है ये काम करेगा, अगर इसको हम डिप्लोमेटिकली भी देखें। जो उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो कहे निश है वो तो एक अलग है ही है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी जो भी एक प्रयास चल रहे हैं कि सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ गए, आप समझ लीजिए। ठीक है। आप सीबी देवगन साहब, मैं पढ़ता रहता हूँ आपके कमेंट्स भी, आपके ट्वीट्स भी, तो आप भी वैज्ञानिक के इतर पॉलिटिकल जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी और दुनिया में भी, उस पर अपनी बात रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं। 8 साल पुराना है कुल मिला के पाकिस्तान का जो सैटेलाइट प्रोग्राम है वो भारत से, लेकिन उसके बाद भी स्टडी ये कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि इंडिजीनियस अपना स्पेस सैटेलाइट वो लॉन्च करें तो अभी वो 2040-45 तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक भारत मंगल पर दोबारा होके लौट भी आएगा। तो क्या आपको लगता है कि टेरर और टेक्निक दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? टेरर और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? पाकिस्तान को ये बात जल्दी समझ लेनी चाहिए। देखिए टेरर और टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट अगर मैं एज ए इंडिविजुअल बात करूं तो टेरर बेस्ड ही टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अगर उनके पास ये सारी टेक्निक्स नहीं होती तो वो टेरर को इतना आगे नहीं फैला सकते थे। बाकी रही बात कि वो उनका स्पेस प्रोग्राम जो है वो अभी हमसे बहुत पीछे है, बिकॉज जैसा आपने कहा या आंचल जी ने कहा, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी से हटकर टी पर तो हैं, पर वो टी टेरर में चेंज हो जाता है। तो जिस हिसाब से उन लोगों ने हमसे नाता तोड़ा कि हम लोग इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में शेयर नहीं करेंगे, उनका एक ही मेजर जो कंसर्न था वो एज ए साइंटिस्ट मैं कह सकता हूँ कि डेटा सिक्योरिटी जो है उनके लिए, जो भी वो डेटा ट्रांसफ़र करते उस सिस्टम से, तो उनको ये डर था कि वो कहीं लीक ना हो जाए।
बाकी तो हम लोग ये कहते हैं ग्लोबल विलेज आज ये दुनिया बन गई है, तो हमें हर एक के साथ मिलकर चलना है। उसमें हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते कि हम ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे। और जहाँ तक प्रश्न है कि सार्क कंट्रीज़ को अगर ट्रांसपॉन्डर चाहिए, तो ऑलरेडी हमारे पास जो इनसैट सीरीज़ के जो सैटेलाइट हैं जो 36,000 किलोमीटर पे अभी भी ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी तो वहाँ से भी मिल जाती। लेकिन ये स्पेसिफिकली ये सैटेलाइट बनाया गया इसके लिए कि जो हमारे आसपास के जो देश हैं उनको फ़ायदा हो। और जैसा त्यागी जी ने बोला कि हम जो इंडियन प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट जो है जब जाकर एशियन प्लेट से टकराई है, तो जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो हम सबके लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए रहेंगे। तो उनको मॉनिटर करने के लिए और आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए हम लोगों को पॉलिटिकल विल से ऊपर उठकर एज ए ह्यूमन हम लोगों को आपस में कनेक्ट करना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे का साथ कैसे दे सकें और एक दूसरे से हेल्प कैसे ले सकें। टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते सर, तो टेरर और टेक्नोलॉजी साथ साथ कैसे चलेंगे दो देशों की? आपकी बातचीत ही नहीं है, आपने खुद सार्क से अलग किया पाकिस्तान को, तो आप फिर ये कैसे करेंगे जब आपने खुद कहा कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो टेरर का इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते? हम उनको और स्ट्रांग करें क्या फिर उसमें? जब हम लोग उन्होंने खुद ऑप्ट कर लिया है कि हम लोगों को ये सैटेलाइट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को छोड़ रहे हैं कि इन केस कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हम लोग उनको ज़्यादा हेल्प कर सकते थे उस फील्ड में। लेकिन ये उनकी अपनी थॉट है कि हम लोगों को अलग रहना है, तो अलग रहकर जो उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे तो उनको अपने आप ही झेलने पड़ेंगे। अब ब्रिगेडियर अमृत कपूर साहब, मैं आपसे जल्दी से एक कमेंट चाहता हूँ फौजी नज़रिए से। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का सार्क प्रोग्राम से, ख़ासतौर पे इस सैटेलाइट प्रोग्राम से अलग होना, ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है दुनिया के सामने रखने के लिए, जहां आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान वाकई अलग है? इसको आप साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में ना गिने, इसको आप साउथ ईस्ट एशिया की डिप्लोमेसी में ना गिने, इसको कंप्लीटली अलूफ किया जाना चाहिए। देखिए, हमसे ये आमतौर पर पूछा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ आजकल जो समस्या चल रही है क्या उपाय किए जाएं। ये मेरे ख्याल ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उन्होंने खुद अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। पाकिस्तान कभी भी इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये उनको शायद उनकी एप्रीहेंशंस हैं इस किस्म की सैटेलाइट जिनके उन्होंने 12 ट्रांसपॉन्डर दिए हैं, हर एक देश को अलग अलग दिया है, और उसमें एक्सचेंज ऑफ डाटा है। तो इनको उस चीज़ का ये डाटा ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। हालांकि और भी सैटेलाइट्स हैं हमारे पास, हम हर एक किस्म का डाटा ले सकते हैं। तो ये अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो देन दे विल स्टॉप एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। उनका जो आज गवर्नर्स का टूल ही टेररिज्म है, सारी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे कश्मीर के अंदर भी काफ़ी गदर कर रखा है। तो ये अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि दे आर ऑल्सो ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम। तो इस करके वो जब तक उनके अपने एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, वो कभी भी इस किस्म का कोई इनिशिएटिव, चाहे वो बिमटैक हो, चाहे कोई आपका सार्क के कोई सब ग्रुप्स हों या दूसरे, वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे और ना ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मायद अली हमारे साथ आ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। मायद अली, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सरकार को कम से कम सार्क के सैटेलाइट प्रोग्राम से अलग नहीं होना चाहिए था? देखिए जी, जो हालात चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान पिछले कुछ अरसे से, और जिस तरीके से भारत ने पूरी कोशिश करके सार्क समिट का भी मतलब सबकाश किया उसको, जो कि शायद उनका जायज हो, उनका गिला वगैरह, उन हालात में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो इस तरह के किसी भी आपके प्रोजेक्ट में जो है वो हिस्सादार बने। हालांकि वैसे तो फायदेमंद होता है, दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद होती है चीजें जब ऐसी हो, जिस तरह हमारे यहाँ सीटेक बन रहा है, आप उसमें नहीं आ रहे, आप अगर कोई छोड़ रहे हैं सैटेलाइट तो उसमें हम नहीं आ रहे। मतलब कॉपरेशन की जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो दोनों ममालिक में नहीं है इस वक्त। अभी तो जंग की हालत में है, मतलब क्रॉस फायर हो रहा है, LOC वगैरह पे नुकसान हो रहा है जानों का। ऐसे हालात में मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। उसके बाद कहीं पाकिस्तान इस पोजीशन में हो सकता है, इंडिया इस पोजीशन में हो सकता है कि एक दूसरे से कॉपरेशन करें इन चीजों में। अचल मल्होत्रा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं एक छोटा सा ये कहना चाहता था कि ठीक है, भारत और पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है और पिछले कुछ दिनों में तो और भी बिगड़ गए,
लेकिन ये एक सार्क इनिशिएटिव है, और सार्क इनिशिएटिव के सार्क चार्टर में क्लियरली लिखा हुआ है कि दो देशों के बीच का अगर कोई बायलैटरल समस्या होगी तो वो सार्क के आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो ये सार्क को सबटॉच करने वाली बात है कि आप इनिशिएटिव एक रीजनल इनिशिएटिव है, तो आप रीजन की इंटीग्रेशन, रीजनल डेवलपमेंट में आप टांग अड़ा रहे हैं, इसका हिस्सा नहीं बन के। और इसको इस प्रेटेक्स्ट पे लेना कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, और खैर वो भी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ उस फैक्टर से आप पूरे प्रोग्राम को सबटॉच करने की कोशिश करें तो वो मुझे ठीक आर्ग्यूमेंट नहीं लगता। माहिद अली बोलिए। देखिए कि सार्क की जहाँ तक बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, इसके चार्टर में मौजूद है ये चीजें, मगर अगर भारत सार्क समिट होने ही ना दे पाकिस्तान में, बॉयकॉट करवा दे, लॉबी करे उसके लिए, तो बाकी चीजें तो पीछे रह जाती है ना। फिर मतलब उसका चार्टर पीछे रह जाएगा जब आप सार्क समिट ही नहीं होने दे रहे, जिसका वेन्यू पाकिस्तान था। हालात इतने खराब है, देखिए आपको हालात के तनाजुर में रह के बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि भारत ने गलत किया होगा जो सार्क नहीं होने दिया, यहाँ पर जाहिर है आपकी तो नाराजगी होगी, आपने लॉबी किया और आपने नहीं होने दिया, मगर जब आप सार्क समिट ही नहीं होने देंगे तो चार्टर तो बात की बात है ना जी। सर बड़ी अजीब सी बात है कि सार्क समिट उधर कैंसिल हो गया, इसलिए आपने उस सैटेलाइट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना कैंसिल करना बेहतर समझा, जो आप ही के देश के लोगों का भला भी करता शायद कभी। देखिए रिटेलिएशन होती है, ये रिटेलिएशन होती है, ये टेट फॉर टैट अप्रोच है। अब सी पैक के लिए कोशिश की जा रही थी। सर टिट फॉर टैट में नुकसान किसका हो रहा है? कोशिश हो रही है। देखिए नुकसान जिस वक्त इस तरह के हालात होते हैं फिर नुकसान कौन देखता है? आप बताइए, आप देखते हैं नुकसान? मतलब अगर आप सी पैक का हिस्सा बनते हैं तो आपका कितना बड़ा फायदा होता है, आपको अंदाजा है इस चीज का, मगर आप नहीं बन रहे। हम कब से बात कर रहे हैं आपके, हमें रास्ता दे दें अफगानिस्तान का, सी पैक के थ्रू आपको खाली अफगानिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का रास्ता मिल जाएगा। इकोनॉमी आपकी इतनी बड़ी है, कोई इंतहानी जरूरत आपको है, पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है ही कोई नहीं आपके मुकाबले में, मगर आप नहीं बन रहे उसका हिस्सा, बिकॉज आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। तो इस तरह के हालात में जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं होता कि आप एक दूसरे से कोऑपरेट करें, पहले आप अपनी सेंसेस मेंट करें, इस हद तक ले जाएं एक दूसरे को। मैं तो चाहूंगा कि इस तरह की चीजें हो, बड़ी अच्छी बात है अगर पाकिस्तान और भारत कोऑपरेट करें आपस में और एक दूसरे का फायदा लाभ उठा सकें जो कुछ हो रहा है, मगर नजर तो ये आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार अचल मल्होत्रा कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ट्वीट्स किए। नहीं, वो सीपैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब आप सीपैक का रूट अलाइनमेंट करते हैं तो उस समय भारत की सेंसिटिविटीज को क्यों नहीं ध्यान में रखते हैं? आप पाकिस्तान आपके कंट्रोल में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, सारी अलाइनमेंट आप वहां से निकाल रहे हैं, तो आप जानते बूझते हुए कि ये एक इशू है दो देशों के बीच में, तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप कैसे समझ सकते हैं कि हम ऐसे एक प्रपोजल को एंडोर्स कर देंगे जिसमें हम आंख बंद कर लेंगे कि आप उस अपने जो ग्वादार पोर्ट तक जा रहा है चाइना से लेकर आपका रूट, वो हमारे लेजिटिमेटली दैट एरिया बिलोंग्स टू इंडिया। तो आप इसमें हमें दोष क्यों दे रहे हैं कि हम सी पैक पे नहीं जा रहे हैं? बहुत सी दूसरे कंसिडरेशंस हैं, वो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। एक सबसे बड़ी कंसिडरेशन तो यही है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है सी पैक के साथ। आप और कहना अगर मुझे जवाब देने मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो इन्होंने इशू रेज किया है कि हम टिट फॉर टैट और सी पैक का इसका सी पैक का कोई इसके साथ रेलेवेंस नहीं है, उसको बिल्कुल जोड़ना ही नहीं चाहिए। और जैसे अचल सर ने इन्होंने बताया है, इन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि जब उसकी अलाइनमेंट हो रही थी और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वो गुजर रहा था, उस समय भारत को लिया था इन्होंने कॉन्फिडेंस के अंदर किसी चीज़ के अंदर, तो वो तो कर रहे थे किसी तरह से कि लेजिटिमेसी इनके साथ हो जाए। जब वहाँ से ये रोड नेटवर्क निकाल देंगे, रेल नेटवर्क निकाल देंगे, तो इनका उसके ऊपर एक किस्म का हक हो जाए। तो ये इन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश की थी, तो इसके साथ में कोई लिंक नहीं है कि, लेकिन जैसे आपने बताया कि इस सैटेलाइट का इनको फायदा ही होने वाला था, लेकिन इससे बड़ा साफ होता है जाहिर, जैसे हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज हों, और एक ये मौका मिल रहा है जिसको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरह ले सकते हैं। ये एक मौका मिला था इनको, और इससे आगे, इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। ठीक बात। दे वांट टू ओनली बिकम द टेररिस्ट हब इन द वर्ल्ड। वो अपने आप ही प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया, इट इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नहीं तो हम लोगों को इनको अलग कर देना चाहिए था। एक जल्दी से मैं माहिद अली आपको वापस आ रहा हूं, आप कमेंट पूरा कीजिएगा, अपना जवाब आप देना चाहते हैं दीजिएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट्स किए हैं, लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने लिखा है, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ साउथ एशियन सैटेलाइट इज अ हिस्टोरिक मोमेंट। ये एक ऐतिहासिक मौका है। इट ओपन्स अप न्यू हॉराइजन्स ऑफ एंगेजमेंट। ये संबंधों को बेहतर करने के नए आयाम खोलता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑफ साइंटिस्ट who worked hard for the successful launch of South Asia satellite. We are very proud of them. इसरो को उन्होंने साथ में टैग किया है, ये बताते हुए कि जिन वैज्ञानिकों ने इस सक्सेसफुल यानी कि शानदार लॉन्च के लिए काम किया है, उनको मैं बधाई देता हूं, हमें उन पर गर्व है। The historic occasion has been made better with a surprise. We have leaders of South Asian nations joining us in celebrating this launch. उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक मौका एक सरप्राइज से और खूबसूरत हो गया है। साउथ एशियन देशों के राष्ट्राध्यक्ष नेता इस सेलिब्रेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। हमने हालांकि पाकिस्तान को भी जोड़ लिया है जो इसका हिस्सा नहीं था। सेलिब्रेशन का हिस्सा तो हम पाकिस्तान को भी बनाना चाहेंगे। मायद अली साहब, आप जवाब दीजिए इस बात का कि आप लोग सरहद पे जो करते हैं वो बंद कर दीजिए। आपको लगता नहीं उसका फायदा आपके देश को ज्यादा होगा बजाय इसके जितना आपको अभी मिल रहा है लोगों को काटने से वहां पर? देखिए, मैं इल्जाम ठहराने नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। मुझे इतना जरूर मालूम है कि दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। दूसरी बात ये कि कितने लोग मरे आपके पिछले एक साल में? तो भाई सर, कितने लोग मरे आपके पिछले एक साल? आप ये कहते हैं, मैं तो मानता हूँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा प्लीज। मैं तो मानता हूँ कि कश्मीर जम्मू का हिस्सा जितना भी है वो 1949 की रेजोल्यूशन के मुताबिक तय होना चाहिए। आप वहाँ पर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, हमने भी यहाँ हुकूमत बना ली है, सड़क भी हम निकाल रहे हैं वहाँ से। जो तय होना चाहिए, मायद अली सुनिए ना, यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं। आपने कश्मीर को वहां से खाली किया अपनी फोर्सेस को। अगर आपने खाली की होती तो आज सिचुएशन अलग होती। आपने किया हुआ है, हमने नहीं करना। आप इन्वेडर आप थे। आप पढ़िए ना यूएन रेजोल्यूशन पढ़िए पहले। यूएन ऐसे इसको मिसकोट मत कीजिए। आप लोग सारे फोरम्स के अंदर इसको मिसकोट कर रहे हैं। तो मैं पढ़ देता हूं। उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं। हम लोग तो वहां पर ऑलरेडी थे। दोनों मुल्कों को अपनी आप इन्वेडर कौन था वहां पर? वहां पर रजाकार मुजाहिद किसने भेजे थे पहले? आपकी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी की फोर्सेस श्रीनगर तक पहुंची थी वहां पर। तो आपको पहले विड्रॉ करना था कि हिंदुस्तान को करना था? गलत तकलीफ आप ना दीजिए लोगों को पैगाम। आप दे रहे हैं गलत। मैं इसको नहीं दे रहा गलत। आप लोगों को, पूरी दुनिया में आप लोगों को गलत पैगाम दे रहे हैं। जो यूएन रेजोल्यूशन है उसके कुछ शर्तें थी जो आपने उनको नहीं, उनके ऊपर पूरा अमल किया। सर, मेरा एक कहना यह है, चलिए आप एक काम करें। मायद अली सुनिए ना, मायद अली सुनिए ना, तो आपके कहने से पाकिस्तान आतंकवादी भेजना बंद करेगा यहाँ पे? आप एक काम कीजिए। सर सुनिए ना, इतना गुस्सा करने कोई फायदा नहीं है मायद अली, इतना गुस्सा करने कोई फायदा नहीं है। आप बेवजह अपना खून जला रहे हैं। आपको भी पता है सर, मायद अली आपको भी पता है ये बात अच्छे से, इस सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम का हिस्सा पाकिस्तान रहता तो पाकिस्तान के नागरिक होने के नाते आपको भी उसका फायदा मिलता। हो सकता है आपको भी अपनी सरकार से नाराजगी होगी, गुस्सा होगा इस बात का। आप वो बातें टीवी पे नहीं कह सकते, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं सर कि कश्मीर में फौज किसकी है, कहां तक है, कितनी है, किसका कश्मीर कितना है। आपके कहने से या मेरे कहने से वो तय नहीं होगा। मैंने तो बात ही नहीं की। सर सुन लीजिए ना, आपने शुरू किया ना कश्मीर कि 49 के रेजोल्यूशन। सर मैंने तो केवल इतना कहा, आतंकवादी भेजने बंद कर दीजिए, बेहतर चीजों का हिस्सा बनिए, उसमें ज्यादा फायदा कमाएंगे आप लोग। आप अभी भी इसी पे अटके हैं कि जम्मू में ये, कश्मीर में ये। 49 के हालात और अभी के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूं, अगर आप टीवी देख पा रहे हैं तो प्लीज सुनिए ना, सुनिए थोड़ा सा। मायद अली थोड़ा सा रुकिए। सीबी देवगन भी हमारे साथ हैं, वो कमेंट करना चाहते हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके पहले सीबी देवगन आपके पास आऊं। एक बार मैं चेन्नई लेके चल रहा हूं, मेरी सहयोगी रेवती वहां पर मौजूद है, जो कि इस सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम के दौरान वहां पर खड़ी हुई थी। हमने तो कैमरे से देखा है सब कुछ, रेवती ने अपनी आंखों से देखा है। अगर हमें कैमरे से इतना अच्छा लग रहा है रेवती, हमें यकीन है आपको सामने से देख के वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा होगा। ये कैसी फीलिंग है आप जब वहां पे खड़ी हैं और ये लॉन्चिंग हुई है तो? एब्सोल्युटली, बहुत खूबसूरत विजुअल थे यहाँ पे डायरेक्टली देखने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट भी है इंडिया के लिए। और जैसे कि बाकी सब लॉन्चेस है, ऐसे नहीं थे इस पर्टिकुलर लॉन्च। इसमें मीडिया और पब्लिक को एंटरटेन नहीं किए गए थे अंदर, और हम किलोमीटर्स बाहर खड़े होके एक बिल्डिंग रूफटॉप से देखा लॉन्च को। और इतना मेजर इवेंट है, फिर भी गवर्नमेंट और इसरो ऑफिशियल्स ने इसको बहुत लो की अफेयर रखा है, और प्रमोशन भी
भी ज्यादा नहीं की है। और इस लॉन्च के बारे में अभी ऑफिशियल वर्ड्स तो मीडिया के पास अभी तो नहीं आए हैं कि इनका स्टेटस क्या है और लॉन्च का अभी क्या होगा। लेकिन ये हम जरूर बता सकते हैं कि बाकी जो सात नेशंस है इसके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण मूवमेंट है। और ना बल्कि ब्रॉडकास्ट और टेलीकम्युनिकेशंस, लेकिन इमरजेंसी टाइम्स के, डिजास्टर टाइम्स में जो कम्युनिकेशंस होगा कंट्रीज के बीच में, ये सैटेलाइट फैसिलिटेट करेगा। अभी ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये सबका साथ सबका विकास जो मोटो है, ये कंट्री के, देश के बाहर लेने के लिए ये लॉन्च एक आगे बढ़ने के एक स्टेप भी है। और रिमेंबर 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो सीरीज ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज की विजिट्स किया, वो भी एक मिनिमम एक मिनी सार्क समिट के जैसे ही थे और बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए थे। और इस लॉन्च से वो भी आगे चलेगा, ऐसा उम्मीद भी है। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया रेवती, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है। सबका साथ सबका विकास अब देश के बाहर भी जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। हमने इसका नाम भी दिया अपनी कवरेज का आज, सबका सैटेलाइट सबका विकास। बस पाकिस्तान उससे आउट है क्योंकि पाकिस्तान ने सार्क से अपने आप को अलग कर लिया। इस मौके का फायदा वो नहीं उठा पाया। सीबी देवगन साहब, सबका सैटेलाइट सबका विकास, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था बीच में, बोल सकते हैं आप अपनी बात। बिल्कुल, सबका सैटेलाइट और सबका विकास में अगर हम लोग बात करें और अगर ये पॉलिटिकल जो डिबेट हो रही है उससे थोड़ा ऊपर उठ जाएं, तो जो GSAT GSLV के द्वारा जो प्रमोचित किया गया है, उसमें जो हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, उसकी सक्सेस जो है वो आने वाले अगले समय में हम लोगों को कमर्शियली एस्टैब्लिश और कर देगी कि हम बड़े साइज का सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर प्लेस कर पाए बार बार, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बार बार लगातार, तो लोग कमर्शियली हमारी तरफ दूसरे देश आएंगे और हम लोग उनको बहुत कम कॉस्ट में सेम लॉन्च दे पाएंगे जो अभी दूसरे देश जो है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये जो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो इसरो का है, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम लोग ये पॉलिटिकल डिबेट बाउंड्री से ऊपर उठ जाएं, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। निश्चित तौर पे ये टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ख़ास तौर पे दुनिया भर में हिंदुस्तान का प्रभुत्व स्थापित करने में ये अचीवमेंट बड़ा रोल अदा करेगी। वेल अवध, आप तो ना भारत के पर्सपेक्टिव से नज़रिए से देखते हैं इस मामले को, ना पाकिस्तान के नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कवर करते हैं, तमाम देशों में आप घूमते हैं, वहाँ आपने तमाम तरह के युद्ध कवर किए हैं, सारी परिस्थितियाँ देखी हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने एक मौका गंवा दिया है? मेरा ख्याल है ये जो सार्क कोऑपरेशन जो बन गया था, मैं तो सारी समिट में कवर किया, और जब तक यहाँ पर मैं कोई पॉलिटिसाइजिंग द इशू इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है, तो यहाँ पर हमारी एक कहानी है, दिस इज एन इकोनॉमिक फोरम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये तो सबसे बड़ा है, तो आपकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो अलग अलग वो एजेंडा अलग समिट में करना चाहते। ये मेरा मकसद है, अगर ये साइंटिफिक प्रोजेक्ट है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, उसके पॉलिटिसाइजिंग क्यों करना चाहते? ये मेरा एज एन ऑब्जर्वर मेरे ख्याल से वो तो काफी नुकसान है पाकिस्तान के ऊपर है। सही है, बिल्कुल कह रहे हैं आप। और नुकसान भी ये है क्योंकि ये तो सार्क इनिशिएटिव्स, अगर हिंदुस्तान में इंडिया में 450 करोड़ रुपए का खर्चा किया था सैटेलाइट के लिए, और सारे यहाँ पर बेनिफिट कर दे, टेलीमेडिसिन है, वो डिजास्टर्स एरिया है, एजुकेशन के ऊपर है, सब कुछ है, मतलब ये मैनेजमेंट करना चाहते हुए, तो ये लोग का मतलब मामला है। अभी आप लोग यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश में आइसोलेट करना चाहते, जैसे हिंदुस्तान में पाकिस्तान आइसोलेट करना सार्क रीजन के अंदर, और पाकिस्तान ये सोच रहा था इंडिया में नहीं कर सकते क्योंकि यू कैन नॉट चूज योर नेबर, जैसे जसवंत सिंह एक बार बताया था, यू कैन नॉट चूज योर नेबर। ठीक, मैं वापस आता हूं आपके दूसरी बात ये है, तो हमेशा छोटा सा पॉज, वापस आ रहा हूं आपके पास। जैसा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, सारे देशों के नेता, जिन देशों के सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। इस वक्त ये दिखाई पड़ रहा है इसरो के साथ श्रीहरिकोटा में, सीधे वहां से वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नीचे जो तस्वीर दिख रही है छोटी छोटी टिकट साइज में, वो तमाम सार्क देशों के प्रतिनिधि वहां पर दिखाई दे रहे थे, और ऊपर इसरो के वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही एक कैमरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो न केवल इस सैटेलाइट लॉन्च को देख रहे थे बल्कि वैज्ञानिकों से बात भी कर रहे हैं। सुन सकते हैं क्या बोल रहे हैं।
and honorable leaders of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, and Sri Lanka. I am reporting on behalf of Indian Space Research Organization from the Spaceport of India at Sriharikota that we have just transported South Asia satellite, a communication satellite from Earth to geostationary transfer orbit using our geostationary launch vehicle Mark II that makes use of indigenously developed cryogenic engine. The satellite operations and control will be carried out from our master control facility Hassan, and in the coming few weeks the satellite will reach its destination of the geostationary orbit. You may like to see a video glimpse of this launch. Thank you. Down Space Center, the Spaceport of India. Launch of GSLV F-09 with South Asia satellite on board is the 11th flight of GSLV. We are few seconds from the launch now. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 10 seconds. Plus 50. Heat shield, which protects the satellite during the atmospheric phase of flight, is expected to be separated anytime from now. The nominal time of separation is around 228 seconds. Heat shield has been separated at an altitude of 115 kilometers. तो ये रिपोर्ट दिखाई जा रही है इस वक्त सभी देशों के प्रतिनिधियों को जिनके सैटेलाइट जिनका इस सैटेलाइट में हिस्सा है, हिस्सेदारी है, भागीदारी है, जिनको इससे फायदा होगा, जो इस साउथ एशिया सैटेलाइट प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा सभी सार्क देश इसमें शामिल हैं और इस समय वो श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिकों के साथ इसरो में जो वैज्ञानिकों ने जिन्होंने काम किया उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हैं और वहां के वैज्ञानिक इस समय वो तस्वीर दिखा रहे हैं लॉन्चिंग के समय की और साथ ही सारी जानकारी उन तमाम देशों के प्रतिनिधियों को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ताली बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया उस मौके का जिस वक्त ये सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई है और सभी वैज्ञानिकों ने भी वहां जो मौजूद थे उस समय ताली बजाई है, स्वागत किया है। बीके त्यागी साहब, आप चाहेंगे थोड़ा सा समझा दें आप जो बात लॉन्चिंग के समय अंग्रेजी में बताई जा रही थी वैज्ञानिकों के द्वारा, जो रिपोर्ट चल रही थी जिसमें दिखाई गई तस्वीर, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं जी। अब बांग्लादेश, हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर शेरिंग टोब्गे ऑफ भूटान, हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन ऑफ मालदीव्स, हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल जी नेपाल, हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। Excellencies, today is a historic day for South Asia, a day without precedence. 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. The successful launch of the South Asia satellite marks the fulfillment of that. With this launch, we have started a journey to build the most advanced frontier of our partnership. With its position high in the sky, this symbol of South Asian cooperation would meet the aspirations of economic progress of more than 1.5 billion people in our region and extend our close links into outer space,
Excellencies, I am immensely grateful to my fellow leaders from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maldives, and Sri Lanka for joining me today to celebrate this launch. I also deeply appreciate the strong and valuable support extended by your governments, without which this project would not have been possible. Our coming together is a sign of our unshakable resolve to place the needs of our peoples in the forefront. It shows that our collective choices for our citizens will bring us together for cooperation, not conflict. Development, not destruction. And prosperity, not poverty. Excellency, this is first of its kind project in South Asia. And to this project, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sri Lanka, and India will together achieve effective communication, better governance, better banking services, and better education in remote areas, more predictable weather forecasting, and efficient resource mapping, linking people with top-end medical services through telemedicine, and a quick response to natural disasters. Space technology will touch the lives of our people in the region. The satellite will provide services specific to individual countries as per their own needs and priorities, as also common services. In achieving this goal, I congratulate the space science fraternity of India, and in particularly the Indian Space Research Organization, ISRO. The ISRO team had led from the front in developing the South Asia satellite as per the region's requirement and flawlessly launching it. Excellencies, as governments, our most important task is to secure growth, development, and peace for our people and communities. And I am convinced that when we join hands and mutually share the fruits of knowledge, technology, and growth, we can speed up our development and prosperity. I thank you all for your presence and congratulate you once again in our shared success. Thank you. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री का संदेश तमाम राष्ट्राध्यक्षों के नाम, जो कि सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम को देख रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे, इसका हिस्सा बने हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 साल पहले भारत ने जो वादा किया था वो भारत ने पूरा करके दिखाया है, और साथ ही उन्होंने सभी सार्क देशों के प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम के शानदार तरीके से पूरा होने पर बधाई दी है। अच्छा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? नहीं, देखिए, ये एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और हमने करके दिखाया। अगर पाकिस्तान हट गया तो हट गया, लेकिन जो साउथ एशिया
रीजन जो पूरे वर्ल्ड की असेसमेंट है, वर्ल्ड बैंक की असेसमेंट है कि ये लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड में, तो हमने उस तरफ हमने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करी है, हमने सिर्फ समिट्स में बड़े बड़े भाषण नहीं दिए हैं कि हम रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल इंटीग्रिटी, साउथ एशिया इंटीग्रिटी के लिए काम करना चाहते हैं और हमने करके दिखा दिया है। तो ये एक अलग ही फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है। हम रोड की इंटीग्रेशन की बात, रोड से इंटीग्रेट होने की बात करते हैं, एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन आप स्पेस से कनेक्ट हुए हैं और सारा खर्चा हमने उठाया। ये इसके मल्टीपल जो कह सकते हैं ना कि मैसेजेस जाते हैं। एक तो ग्लोबल लीडरशिप तो है ही है हमारी, वो एक बार रीइस्टैब्लिश हुई है, आने वाले वक्त में हमें इसका कमर्शियल बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन विद इन द रीजन हमारी कमिटमेंट टू हेल्प द रीजन, इस रीजन को इंटीग्रेट होने में हम क्या मदद कर सकते हैं वो हमने करके दिखाई है। आप इसमें मैं एक छोटा सा कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम है, उसके तहत हम बहुत सारी देशों की मदद करते हैं। उसमें लाइन ऑफ क्रेडिट भी होता है, सॉफ्ट लोन्स भी होते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं और करीब $8 बिलियन का हमारा उसका बजट है। तो उसी दिशा में आप इसे देखिए कि ये भी हमारे एक डेवलपमेंट कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए हमने किसी से ये नहीं कहा कि आप हमें पैसा दीजिए या इसमें पार्टनरशिप कीजिए, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। और बेसिकली मल्टीपल मैसेजेस जिसे मैंने कहा गए हैं यहाँ से कि हमारे अंदर विल है, हम सिर्फ खाली बात नहीं करते, जब हमने कहा हम मदद करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमने करके दिखा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट बीके त्यागी साहब, जल्दी से आपसे लेना चाहता हूँ, क्या क्या मिस करेगा पाकिस्तान? जी, मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल डेमोक्रेटाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का, साइंस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो हमने शुरुआत करी है। क्योंकि जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ ब्रेक थ्रू होता है तो हम देखते हैं कि उसका मैक्सिमम कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक जो टेक्नोलॉजी है वो कॉमन फ्यूचर के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए हमने ऑफर करी है। और अब उसमें अगर हम पॉलिटिकल चश्मा इसमें से उतार दें, क्योंकि सारी दिक्कत हो रही है कि हम इसको एक पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं, इसको एक साइंस और टेक्नोलॉजी की ब्रेक थ्रू जो कि हम उसको डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया को लेसन लेना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी दबा के बैठे हुए हैं कि कहीं पे लोगों के पास पीने के लिए पानी के लिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है और हम जो है एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक लेसन मुझे लगता है ये पूरी दुनिया को जाता है कि ये तरीका होता है। अगर आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है तो उसका जो उपयोग है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। और जो लोग अब इसमें से बाहर रहते हैं, मुझे लगता है कि वो शायद उस अपनी जो उनकी जनता है, उनके लोग हैं, उसको उस चीज़ से महरूम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो एक साइंटिफिक स्पिरिट है या जो मेथड ऑफ साइंस की हम बात करते हैं, वो उस स्पिरिट से ये बाहर चली जाती है बात। तो ये एक शुरुआत है साइंस और टेक्नोलॉजी नॉलेज के डेमोक्रेटाइजेशन की। बहुत बहुत शुक्रिया बीके त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत कपूर साहब, अचल मल्होत्रा जी, सीबी देवगन और वेल अवध, और साथ में मायद अली पाकिस्तान से आपका भी जुड़ने के लिए, रोशनी डालने के लिए पाकिस्तान क्या सोचता है इसको लेकर। और आप सब लोगों का धन्यवाद इसलिए कि आपने लोगों को आसान भाषा में समझाया कि ये दुनिया में भारत को कहाँ लेके जाएगा और इससे सार्क देशों के साथ साथ भारत को क्या क्या फायदे होंगे।